तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार 2 ओरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 347 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये एपिसोड भी पिछले एपिसोड की तरह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक जरूर देखना। अब जैसा कि लू फेंग ने उन 15 बंदों को अपने सामने खींच कर ले आया होता है, तो इसी के हिसाब से वो 15 बंदे पूरी तरह से हैरान होने लगते कि क्या ये बंदा एक इनविंसिबल रियलम का एग्जिस्टेंस है, क्योंकि वो 15 एक साथ मिलकर भी काम कर रहे थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो 15 एक पीक लेवल के बंदे थे, लेकिन फिर भी वो लू फेंग की पावर को रेसिस्ट कर ही नहीं पा रहे होते हैं, जिनसे कि उनको ये समझ में आ जाता है कि लू फेंग एक इनविंसिबल रियलम का एग्जिस्टेंस बन चुका है। लेकिन उनके मन में एक ही सवाल होता है कि आखिरकार इनविंसिबल रियलम में होते हुए भी लू फेंग को सीनियर इवान और बाकी सबसे गाइडेंस क्यों नहीं मिली, क्योंकि जब भी कोई बंदा एक इनविंसिबल एग्जिस्टेंस बनता है तो उसे सीनियर इवान और बाकी के द्वारा गाइड किया जाता है और सबको ये खबर लग ही जाती है। लेकिन लू फेंग के साथ ऐसा केस हुआ ही नहीं था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं, जिसके साथ वो सभी लू फेंग के उसी स्पेस और टाइम के कोलैप्स के साथ लू फेंग के पास आना शुरू करते हैं। वो सब कुछ नहीं कर पाते हैं, वो लोग समझ जाते कि यहाँ पे हुआ क्या है। उन्होंने एक्चुअली एक इनविंसिबल रियलम के एग्जिस्टेंस को ऑफेंड कर डाला है, क्योंकि डार्क होल रियलम में एक पीक लेवल पाइनेकल पावर ऑफ एग्जिस्टेंस के रूप में माना जाता है, क्योंकि यहाँ से आगे सिर्फ आप इनविंसिबल बंदे ही बन सकते हो, और जो भी इनविंसिबल बंदे हैं उन्हें यहाँ से ले जाया जाता है ताकि उसे सिखाया जा सके। इनविंसिबिलिटी एक पावर को रिप्रेजेंट करता है जो कि इस डार्क रियलम में ओवरवेलमिंग की तरह देखी जाती है। एक इनविंसिबल बंदे के पास इतनी पावर होती, इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने केजुअल के सैकल से ब्रेक थ्रू कर सकता है। एक बार प्रैक्टिशनर्स को ये विश्वास हो जाए कि वो इनविजिबल रियलम बन जाता है तो यार पीक लेवल पावर हाउसेस उसके पीछे लाइन लगा देते, उसके पीछे कुत्ते की तरह उसे फॉलो करना शुरू करते, ताकि होप में अगर वो बंदा आगे चलकर अपने आप को केजुअल से ब्रेक थ्रू करवाता है तो जाते जाते वो उन सबको बहुत ही बड़ा प्रॉफिट देकर जाए। जिसके साथ वहां पे हमें उन 15 बंदों को दिखाया जाता है। उन 15 बंदों की यार हालत खराब हो चुकी थी, जो कहते हैं कि यार हमने तो एक इनविंसिबल रियलम के बंदे को ऑफेंड कर डाला, यहाँ पे उससे दोस्ती करने के बजाय हमने फोर्स लगाकर उस पर अटैक करने की कोशिश की है। भगवान, हमसे क्या ही जुर्म हुआ था जो कि हमने ऐसी गलती कर डाली। जिसके साथ वहां पे उनमें से एक बंदा कहता कि ऐसा हो कैसे सकता है, यूनान का बैटल ज्यादा टाइम तक हुआ भी नहीं है, सिर्फ कुछ ही हीराज पास हुए हैं, कुछ ही ईपोस पास हुए हैं, उस वक्त तो ये पीक लेवल पे ही था, तो आखिरकार वो कुछ ही इराज में इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बन सकता है, ये कुछ ही इराज में इनविंसिबल रियलम का एग्जिस्टेंस कैसे बन सकता है। यहाँ तक कि हमने उससे दोस्ती भी नहीं बल्कि उस पर एम्बुश करने की कोशिश की। गॉड एम्पर म्यूक जी और 15 और गॉड एम्प्रेस कह सकते हो कि उनकी जो हालत खराब हो गई थी ना, वो बताने लायक नहीं थी। जिसके साथ लू फेंग उन सबको अपने पास खींचता है, एक इनविंसिबल फोर्स उन सबको अपने अंदर चारों तरफ लपेट लेती है, जिसके कारण वो फाइनली अपने बॉडी को स्टेबलाइज कर पाते हैं। लू फेंग अपनी पावर्स को वहां पे कुछ यूज नहीं कर रहा था, लू फेंग बस अपने बॉडी को वहां पे खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से वहां पर टाइम एंड स्पेस में डिस्टॉर्शन होना शुरू हो गई थी। अब एक बंदे का सवाल था कि क्या लू फेंग का यहाँ पे मेन बॉडी है, तो इसका जवाब है नहीं। लू फेंग का जो मेन बॉडी है वो अभी भी स्टार टावर ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ही अंदर मौजूद है, लेकिन वहां पे जो बॉडी मौजूद है ना वो बहुत ज़्यादा कमजोर है। बस इतना समझ लो कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के खतरों से निपटने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है। बहुत परसेंट 99% आप कह सकते हैं कि वो पावर्स अभी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर मौजूद है, जो कि अभी लू फेंग अपने इस मेन क्लोन के अंदर यूज़ कर रहा था। अब यहाँ पे लू फेंग कभी भी अपने मेन बॉडी को यूज ही नहीं किया था, क्योंकि उसको ज़रूरत पड़ी ही नहीं थी, वो इतनी ज़्यादा भारी हो चुकी थी। इसी कारण लू फेंग उसको अपने एक स्पेशल ट्रेजर्स में उसको रखा करता था। मेन यही मसला था लू फेंग का अपने बॉडी का यूज करने का, यही मतलब था कि मतलब लू फेंग अपनी इतने भारी बॉडी को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था, वरना लू फेंग उस यूनान सिटी के बैटल में भी इसको जरूर यूज करता। लेकिन क्या हुआ कि आगे चलकर लू फेंग ने उन तीनों हाई लेवल ह्यूमन बीस्ट को स्टडी किया और साथ में उसने सीखा कि कैसे अपने इस बड़े से बॉडी को कंट्रोल करना है। अब फाइनली जाकर लू फेंग यहाँ पे उसको यूज करता है। तो कह सकते हो कि लू फेंग अभी
अपने जरा सा भी पावर्स को यूज नहीं कर रहा था, वो बस अपने बॉडी को खड़ा करता है, एक ब्लैक होल की तरह बन जाता है और वहां का टाइम एंड स्पेस डिस्टॉर्ट होकर सारी चीजें उसके तरफ खींचे चले जाते हैं। वो 15 के 15 बंदे लू फेंग की तरफ खींचे जाते हैं और वहां पर अभी भी टाइम एंड स्पेस का डिस्टॉर्शन होता ही है। बस लू फेंग अपनी पावर्स को यूज करके उन सबको अपने प्रोटेक्शन से बचा लेता है और सबके सामने उन सबको अपने सामने लाकर खड़ा कर देता है ताकि वो उनसे बात कर सके। अब जैसे यहाँ से होता है 15 की मतलब 16 बंदों की तो ऐसे ही फटी हुई थी, वो सभी आकर लू फेंग के सामने झुकते और कहते हैं ग्रीटिंग टू द गॉड एम्पायर लू फेंग। वो सभी जहाँ पैनिक हो चुके थे, लेकिन पैनिक में भी वो लू फेंग को रिस्पेक्ट दिखा रहे थे, वो जरा सा भी लू फेंग को डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखाना चाहता। लू फेंग उस पर बड़े ही इंटरेस्ट के साथ कहते हैं कि तुम यहाँ पर आए ताकि तुम मुझ पे एम्बुश कर सको। यहाँ पे लू फेंग ने बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स में टाइम एंड स्पेस को कोलैप्स कर दिया था, जिसकी वजह से ये 15 भाग भी नहीं सकते थे और कुछ कर भी नहीं सकते थे। जिसके साथ वहां पर वो सारे गॉड इम्प्रेस भी की माफी मांगने लगते हैं, रहम मांगने लगते हैं कि हम लोग बेवकूफ थे, हम लोग यहाँ पे डिसीव किए गए थे, हमें नहीं पता था, हम लोग रिसोर्सेज के लिए काफी ज्यादा लालची हो गए थे, हमें माफ कर दो, हम ऐसा नहीं करना चाहते। और गॉड एम्पायर लू फेंग से पूरा गिरा कर माफी मांगने लगते। यार वो सब समझ चुके थे कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है। जिसके साथ लू फेंग बाओजी, बायान और चीजंग की तरफ देख कर क्या था कि बाओजी, बायान, चीजंग, तुम सबको क्या लगता है, क्या हमें क्या करना चाहिए, आखिरकार इन सब के साथ क्या होना चाहिए। अब यार वो सभी अपने लू फेंग के प्रोटेक्शन की वजह से वहीं पे खड़े थे, जबकि वहां पे टाइम एंड स्पेस डिस्टॉर्शन हो चुकी थी और सभी उसके तरफ खींचे चले जाते हो। तो लू फेंग ने कृपा दिखाई कि वो 16 और ये 3 बंदे एक ही जगह खड़े होते हैं। जिसके साथ वो तीनों बंदे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और बंदे यार पूरी तरह से शॉक हो चुके थे, मतलब उनके ऊपर उनको पता ही नहीं चल रहा था कि आखिरकार बोलना क्या है, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि लू फेंग यार नहीं संभाल पाएगा, उसे भागना पड़ जाएगा। लेकिन उन्हें क्या लगा था, लू फेंग इतनी ही जल्दी इतनी पावरफुल हासिल कर लिया, सिर्फ एक स्ट्राइक से ही वो इन सबको अपने घुटनों पे ले आएगा। इसके साथ यहाँ पे वो सोचने लगता कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। ब्रदर लू फेंग तो ऑलरेडी एक इनविंसिबल रियलम का एग्जिस्टेंस हो चुका है और हमने तो उसे बहुत ही कम फॉलो किया है, हमने तो उससे कोई गहरा नाता रिश्ता भी नहीं बनाया है, तो आखिरकार हम ये कैसे कर सकते हैं। जिसके साथ गॉड एम्पायर बॉगजू सबसे पहले बोलता कि ब्रदर लू फेंग, प्रैक्टिसर्स के अंदर किसी को एम्बुश करना ये माफी के लायक नहीं होती है, जबकि उन्होंने तुम्हें एम्बुश करने की कोशिश की तो तुम उन्हें चाहे जो पनिशमेंट हो सके उन्हें दे दो, यहाँ तक कि तुम उनके सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो या फिर उन्हें डार्क होली रियलम में कभी आने का मौका ही नहीं दे सकते हो। ये कंप्लीटली जस्टिफाइड है, आप चाहो वो कर सकते हो। जिसके साथ दूसरा बंदा भी कहा था एग्जैक्टली ब्रदर लू फेंग एक इनविंसिबल रियलम का बंदा बन चुका है, वो बस अपने शब्दों को पूरे डार्क होली रियलम में फैलाएगा और पूरा का पूरा डार्क होली रियलम आपके बातों को मानेगा। कोई भी बंदा इन सबको अंदर आने की जरूरत आने देगा ही नहीं। अब लू फेंग जिस लेवल का बंदा बन चुका है ना, या लू फेंग पूरे के पूरे डार्क होली रियलम को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है, इतनी पावर्स लू फेंग में आ चुकी होती हैं। अब यहाँ पे दोनों गॉड एम्प्रेस ऐसे स्टेटमेंट देते हैं ना, 15-16 बंदों की तो पूरी की तो पूरा हालत खराब हो जाती है कि यार अब क्या किया जाए, क्योंकि सबको पता चल जाता है कि लू फेंग ने ऐसा किया, हम तो गए काम से। जिसके साथ हमें ये बताया जाता है कि यार बहुत सारे बंदे, मतलब 16 में से बहुत सारे बंदे थे जो कि ओरिजिन वर्ल्ड से बिलोंग करते थे। कुछ क्लोन्स यार कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, कुछ ट्रेजर्स भी चले जाए तो उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर लू फेंग ने ठान लिया कि इन सब बंदों को डार्क होली रियलम से निकाल फेंकना है, तो इससे उनके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो काफी ज्यादा पड़ जाएगा। उन्होंने जितने संपत्ति, जितने मिलिट्री मेड पॉइंट्स को एक्यूमुलेट किए हैं, क्योंकि उन सबसे सिर्फ लार्ज ह्यूमन हॉल्स के अंदर ही रिसोर्सेज को एक्सचेंज किया जा सकता है उनके लेवल के अनुसार, और एक बार उनका कनेक्शन डार्क होली रियलम से कट जाएगा तो उनकी कल्टीवेशन रिसोर्सेज लगभग 99% तक कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकते। जिसके साथ गॉड एम्पायर म्यूक जी सबसे पहले झुकते हुए लू फेंग से कहते हैं कि हम लोग अपनी इस भरी सी मिस्टेक्स के लिए माफी मांगते हैं। वो कहते हैं प्लीज गॉड एम्पायर हम पे मर्सी दिखाइए, प्लीज हमारे कल्टीवेशन के रास्ते को मत काटिए, हमारे ऊपर दया कीजिए। वो पूरी तरह से गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं, जिसके साथ वो झुक जाता है। एक्चुअली वो एक पीक लेवल का एग्जिस्टेंस था, लेकिन फिर भी वो बंदा अपने लू फेंग के सामने झुका था। ये देखकर यार
बाकी जो 15 बंदे थे वो लोग यहाँ हेसिटेट करने लगते हैं कि आखिरकार क्या हमें भी झुकना चाहिए, क्योंकि वो लोग एक पीक लेवल के एग्जिस्टेंस बैंक थे, तो आखिरकार वो कैसे किसी के सामने झुक सकते थे जबकि वो अपने क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करवा सकते थे। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक एक करके सभी नील डाउन होने लगते, सभी लू फेंग के सामने झुकने लगते हैं। कोई बंदा लास्ट तक हेसिटेट करता, लेकिन फाइनली सभी के सभी बंदे वहां पे झुक पड़ते हैं और सब लोग एक ही चीज कहते हैं कि हम लोग अपने मिस्टेक्स को समझते हैं, प्लीज गॉड एम्पर लू फेंग हमारे ऊपर मर्सी दिखाइए। जिसके साथ सब लोग रोने लगते, बिल खिलाने लगते कि यार प्लीज हमें माफ कर दो ना। अब क्लियरली वो चाहते तो ओरिजिन वर्ल्ड में अपने आप को आराम से राजा की तरह, मतलब वो क्या था ना, राजा की तरह राज करना, वैसे वो रह सकते थे। लेकिन फिर भी वहां पे अपने कल्टीवेशंस के लिए, इस कल्टीवेशंस के पाथ से निकलने के लिए उन्होंने अपने आप को झुकाना शुरू किया, उन्होंने अपने आप को गिड़गिड़ाना शुरू किया ताकि वो आगे बढ़ सके। लेकिन उन्हें क्या लगा था, कल्टीवेशंस के रास्ते इतनी जल्दी खत्म हो जाने वाली नहीं, ऐसा नहीं है। जितना आप सब देखते हो कि यार केज वर्ल्ड के अंदर कल्टीवेशंस करना मुश्किल है, उससे बहुत ज्यादा हाल आपको केज वर्ल्ड के बाहर दिखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर तो आप सेफ रहोगे ही नहीं, क्योंकि वहां पर यार आप पर अटैक होते रहेंगे। क्यों अटैक होंगे? क्योंकि वहां पे एंचेस्टर लेवल वाले वर्ल्ड ह्यूमन क्लास मौजूद होंगे जो कि यार आपकी हालत खराब कर देंगे। अटैक करेंगे ना तो आपको भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो कह सकते हो कि यहाँ पे और भी मजे वाली जिंदगी इन सबको काटनी अच्छी बात है। जिसके साथ लू फेंग उन सब की तरफ देखने लगते हैं। बॉगजी, बाइयान और चीजान लू फेंग के ही बगल में खड़े होते हैं। वो इस पॉइंट पे कुछ भी नहीं बोलते, वो चाहते थे कि लू फेंग ही इन सब का सफाया करे, लू फेंग ही जो बोले वही होगा ताकि पनिशमेंट दिया जा सके। जिसके साथ हमें तो लू फेंग के बारे में पता ही है कि लू फेंग क्या करता है, मुझ पर अटैक किया, चल पैसा ला, चल मेरे ऊपर पहले तूने कुछ किया था, चल पैसा ला, मतलब लू फेंग पैसा की बात करता है। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है। लू फेंग यहाँ पे उन सबसे क्या था कि जबकि तुमने मुझ पर ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, क्योंकि लू फेंग ऐसे तो किसी को जाने नहीं दे सकता। इसके साथ वहां पे दिखाया जाता है कि यार लू फेंग चाहता था उन सबको मार भी देता, लेकिन वो सब ओरिजिन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते थे, तो उनको कंप्लीटली मार पाना लू फेंग के भी बस की बात नहीं होती है। इसलिए वो कहते हैं कि तुम सभी में से सबको 500 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल कंपनसेट करने होंगे, और टोटल में तुम 15 बंदे हो तो टोटल तुम्हारे 7.5 ट्रिलियन ह्यूमन क्रिस्टल्स होने वाले हैं। मतलब तुम्हें मुझे 7.5 बिलियन नहीं 7.5 ट्रिलियन ह्यूमन क्रिस्टल देने होंगे। अब ये उतना ही पैसा होता है जब लू फेंग ने अपने सारे बैचेस ऑफ लो लेवल ह्यूमन लाइफ कॉर्प्सेस को बेचे होते हैं, लू फेंग को उतने ही पैसे होते हैं। इसके साथ वो उनकी तरफ देखने लगते हैं कि मुझे 7.5 ट्रिलियन ह्यूमन क्रिस्टल दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम कभी भी डार्क होली वेलम में खड़े होने के लायक भी नहीं रह सकते। मतलब लू फेंग का एक स्टेटमेंट उन सबकी हालत खराब कर देता है। अब यहाँ पे लू फेंग के ऊपर अटैक किया तो यार कुछ भी तो लू फेंग उसको छोड़ने वाला नहीं है। और लू फेंग यार इस स्वैलो स्टार सीरीज में आपको तो यहाँ पे काउजन इफेक्ट था, इसके बारे में पता ही होगा कि कैसे काउजन इफेक्ट से आप किसी का भी पता लगा सकते हो। सेम टू सेम यहाँ पे जब उन्होंने एम्बुश किया और लू फेंग ने इतने बड़े सम का डिमांड किया तो उनके बीच में एक काउजन इफेक्ट टाइज बन गया, जिसकी वजह से लू फेंग उन सबको अपने ऊपर ब्लॉक कर सकता है, लू फेंग अपने ऊपर उन सब पे बॉन्ड लगा सकता है, लू फेंग अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ से यूज करके उन सबके क्लोन्स को कभी भी टारगेट बना सकता है। अब यहाँ पे 15 जो गॉड एम्प्रेस होते हैं वो पूरी तरह से डम फाउंड हो जाते हैं और क्या था कि क्या 7.5 ट्रिलियन ह्यूमन क्रिस्टल्स, ये तो काफी ज्यादा है। जिसके साथ गॉड एम्पर म्यूजिक सबसे पहले पूछते हैं कि क्या हम सबको एक एक करके 500 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल देने पड़ेंगे या फिर हम सबको मिलाकर 7.5 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लू फेंग कहता है कि अकेले नहीं, तुम सबको साथ में मुझे 7.5 बिलियन क्रिस्टल देंगे। अगर एक को भी कमी हुई, अगर एक ने भी पैसे देने से मना किया तो याद रखना तुम सबको इन सब की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, सबको कंसिक्वेंस को सफर करना ही पड़ेगा। जिसको सुनकर उन 15 को हालत खराब हो जाती है यार, बंदों की फट और जाती है, क्योंकि उन 15 बंदों के अंदर उन सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। गॉड एम्पर म्यूजी जो कि लीडिंग गॉड एम्प्रेस है, तो वो टॉप 20 फॉर्मेशन एक्सपर्ट में से माने जाते हैं डार्क होली वेलम में, और वो बड़ी आसानी से 500 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल निकाल सकते हैं। लेकिन बाकी जो 14 बंदे थे वो सब काफी ज्यादा कमजोर थे। वो लोग अपने रिसोर्सेज के ऊपर पैसे खर्च किया करते थे, उन्होंने अपने ट्वेल्स के ऊपर पैसे एक्सचेंज कर दिए होते, इसलिए उनके पास उतने पैसे होते ही नहीं हैं। अब यहाँ पे लू फेंग उन सबसे क्या था कि मैं जानता हूँ 7.5 ट्रिलियन ह्यूमन क्रिस्टल्स तुम लोग के लिए गैदर कर पाना इतना भी आसान नहीं होने वाला है, इसलिए मैं तुम सबको
1000 ईपोज का टाइम दे रहा हूँ इस पैसे को कलेक्ट करने के लिए। अगर 1000 ईपोज में वो पैसे मेरे हाथ में नहीं रहे तो मैं अपने क्लोन्स को एक एक करके भेजूंगा और सबको मार डालूंगा। जो भी तुम्हारे क्लोन्स डार्क होली रियल में मौजूद है उन सबको खत्म कर दूंगा। मतलब ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर उन सबका एक भी क्लोन आना तो मार डालेंगे उसको। लू फेंग ऐसे बोल देता है। चाहे वो कहीं ना वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट में रहेगा तो सेफ रहेगा, बच्चा तू वहीं पे छुप के रहा है, वरना तू बाहर निकलेगा ना तो तेरी बैंड बजा दूंगा। लू फेंग ऐसी स्टेटमेंट दे देता है। इसके साथ गॉड एम्पर म्यूजिक और बाकी काफी ज्यादा यार अनईजी फील करने लगते हैं। अब यहाँ पे एक पीक लेवल मतलब इनविंसिबल रियल में एग्जिस्टेंस से अपने पर्सनली टारगेट हो जाना ये तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। लू फेंग अगर क्रेज वर्ल्ड से भी ब्रेक थ्रू करता है तो ये तो उन सब की और भी हालत खस्ता कर देने वाली है, क्योंकि लू फेंग आगे चलकर वर्ल्ड क्लास ह्यूमन बीइंग्स को भी फाइट करने वाला है और एंचेस्टर लेवल से भी फाइट करने वाला है। तो उन सबको पता था कि आखिरकार लू फेंग के कहने का मतलब क्या होता है। जिसके साथ गॉड एम्पर म्यूजिक रिस्पेक्टिवली कहते हैं कि हम लोग एक साथ मिलके 1000 इपोज में कॉम्पनसेशन को जरूर गैदर कर लेंगे। अब बाकी सारे गॉड एम्प्रेस के पास भी कोई चॉइस नहीं था, लू फेंग की बात मानो या फिर मरो। जिसके साथ वो सब वादा कर देते कि हम लोग डेफिनेटली कॉम्पनसेट जरूर करेंगे। और यहाँ पर उन सब के ऊपर काफी ज्यादा रिग्रेट हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर तो वो आए थे प्लंडरिंग करने के लिए, लेकिन अब उन्हें उल्टा 7.5 ट्रिलियन ह्यूमन क्रिस्टल देने पड़ गए थे। जिसके साथ आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या इन्हीं 15 बंदों के साथ ऐसा हो रहा है, क्या वो 8 बंदे उन सब के साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन तभी दिखाया जाता कि वहां पर एक और वॉरशिप आने लगती है। वो सब वहां पे चल रहे थे कि तभी एक ब्लैक वॉरशिप फाइनली अराइव होती है और ये 8 हेवनली वुल्फ कंपेनियंस का शिप होता है, जो कि सामने की तरफ आगे जाते देख रहे थे। कहते फाइनली हम लोग आ चुके हैं। मैं उनमें से एक बंदा कहता कि मैं कंफर्म कर सकता कि बॉगजी और बाकी के 2 बंदे अभी भी वही हैं, उनके क्लोन्स अभी भी जिंदा है। हो सकता कि वो अभी होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपने फुल स्पीड से उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके साथ वो जैसे ही पास जाते हैं तो वहां के नजारे को देखकर वो भी पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर अभी तक स्पेस की फैब्रिक कोलैप्स हो रही होती है। वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, क्योंकि आखिरकार ऐसे यहाँ की स्पेस फैब्रिक क्रैक कैसे हो सकती है। वो काफी ज्यादा टेरिफाइड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अलग ही वॉर्टेक्स बन चुका था। वो जानते थे कि आखिरकार डार्क होली रियल कितना ज्यादा स्टेबल होता है, यहाँ पर ऐसे कारनामे कर पाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। एक पाइनिकल बेंगसी कुछ शॉर्ट डिस्टेंस में टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन इतने बड़े मैसिव कोलैप्स को सिर्फ एक इनविंसिबल रियलम का पावर हाउस ही कर सकता है। अब यहाँ पे वो सब पूरी तरह से हैरान थे, लेकिन तभी यहाँ पे एक वॉइस उन सबके माइंड में आती है जो कहती है 8 हेवनली वुल्फ कंपेनियंस, और उन सबके कानों में यह आवाज गूंजने लगती है और तभी उनके नीचे की भी स्पेस क्रैक हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है, उनके शिप को भी अंदर निगल लेती है और वो भी सेंटर की तरफ आना शुरू कर देती है। जिसको देखकर उनमें से बंदे कहते हैं कि हम लोग अपने शिप को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ये स्पेशल कोलैप्स तो कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है। और वो लोग पूरी तरह से डर जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और तभी वो लोग अपनी आंखों के सामने देखते तो उनकी आंखों के सामने एक बंदा खड़ा होता है ब्लैक कपड़ों में, ब्लैक हेयर में, और बड़े ही शांति अंदाज से खड़े होते हैं। और यहाँ पर वो एब्सोल्यूट कोर में मौजूद था, जिसके अंदर से ही ये प्रेशर निकल रही होती है। चारों तरफ का स्पेस और भी डेंस हो चुकी थी, जिसके बगल में बॉक्जी, बैयन और चीजेंग रिस्पेक्टिवली खड़े थे। उसी के साथ उन 8 बंदों की नजर उन 15 गॉड एम्प्रेस की तरफ भी जाती है, जिनमें गॉड एम्पर म्यूगजी भी मौजूद होते हैं। वो सभी 15 बंदे अपने लू फेंग के सामने झुककर खड़े होते हैं, जिसको देखकर तो 8 हेवनली वुल्फ कंपेनियंस पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उनकी जिस लेवल की पावर से, जो कि पीक लेवल एग्जिस्टेंस के वो लोग पावर्स को होल्ड करते हैं, तो उनके लिए क्लोन्स को खो देना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यार क्लोन्स को वो खोने को मंजूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को किसी के सामने झुकने नहीं दे सकते हैं, किसी के सामने अपने आप को झुककर उनसे माफी नहीं मंगवाने दे सकते हैं। चाहे उनकी अपनी इज्जत मतलब चाहे उनकी क्लोन्स ही क्यों ना खत्म हो जाए, वो अपनी इज्जत को कम नहीं करने वाले हैं। इसके साथ उनमें से एक बंदा उसको सारी चीजें समझ में आ जाती है और कहता है कि इतने मैसिव स्पेस टाइम को कोलैप्स करना और सभी लू फेंग की वजह से हुआ है क्या। मुझे लगता है कि इस बंदे की पावर्स पाइनेकल रियल्म्स को भी सरपास कर रखी है और ये एक इनविंसिबल रियल्म का एग्जिस्टेंस बन चुका है। जिसके साथ लू फेंग भी उन 8 बंदों की तरफ देख कर कहता है कि 15 गॉड एम्प्रेस आ चुके हैं, लेकिन अब 8 हेवनली वुल्फ कंपेनियंस तुम भी
यहाँ पे आ चुके हो, क्या तुम भी यहाँ पे आते ताकि मुझे चोरी कर सको, मुझे रॉब कर सको। मतलब लू फेंग उनसे सिंपली पूछता है। अब ये देखकर 8 हेवनली वुल्फ कंपेनियंस पूरी तरह से चकरा गए होते हैं। और यहाँ पे ये भी था कि 8 हेवनली वुल्फ कंपेनियंस अपने वायलेंट नेचर के लिए जाने जाते हैं और वो सब यहाँ पे लू फेंग को चोरी करने के लिए ही आई होंगे। और वहाँ पर एक नीलिंग गॉड एम्प्रेस भी ऐसा बोलता कि हो सकता है कि ये बंदे भी लू फेंग को चोरी करने के लिए आई होंगे। और दूसरा बंदा भी कहता कि हाँ वो तो यार हम लोग पहले चैनफेंग सिटी से निकल चुके थे और हम लोग बस यहाँ पे तेजी से आ चुके। अब यहाँ पे लू फेंग हामी भरता है, जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग फिर से उन सबसे पूछता कि क्या तुम सभी मुझे यहाँ पर लूटने के लिए आए हुए थे। लेकिन यहाँ पे 8 हेवनली वुल्फ कंपेनियन में से एक बंदा अपने सिचुएशन को देखकर जल्दी से कहता कि नहीं नहीं, हम लोग यहाँ पे लूटने के लिए नहीं आए थे, हम लोग तो बस यहाँ पे ऐसे ही आते। हमने देखा कि यहाँ पे इतना बड़ा कमोशन हुआ है और इतनी मैसिव कोलैप्स कैसे हो सकती है। मैं तो यहाँ पे देखना चाहता था कि आखिरकार चल क्या रहा है। और इनफैक्ट हम लोग तो आपकी मदद करने के लिए आए हुए हैं ताकि हम लोग बैटल करके अपनी कल्टीवेशंस को शार्पन कर सके। हम लोग हेवनली वुल्फ गेस्ट को पहले भी फॉलो कर चुके हैं, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है और हमें कोई भी प्लंडरिंग में इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ तक कि ये था। अब देखो कहीं ना कहीं ये बंदे भी सच कह रहे थे, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे इनकी अपनी माइंड सोल पॉल्यूटेड हो चुकी है। ये यहाँ पे इसलिए आते ताकि ये बैटल करके अपने विल पावर्स को केज वर्ल्ड से ट्रांसेंड कर सके। इनका कोई भी मसला नहीं था चोरी करने का, क्योंकि यार 3.5 ट्रिलियन इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बस ये अपनी विल पावर को केज वर्ल्ड से ब्रेक थ्रू करवाना चाहते थे, इसलिए यहाँ पे फाइट करने आए हुए थे। अब भले इनका सामना लू फेंग से होता या फिर उन 15 बंदे से, वो लोग अपने आप को लड़वा जरूर देते, उनका पैसे से कोई वास्ता नहीं था। जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग भी हामी भरता है, जिसके साथ बॉक्सी भी वहाँ पे कहता है कि ये 8 ग्रीडी और वायलेंट नेचर से जरूर है, लेकिन इनकी शिप बाकी सबके शिप के मुकाबले काफी ज्यादा स्लोअर है और ये सब यहाँ पे रॉबरी में जरूर नहीं आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये बंदे रॉबरी के लिए नहीं आते, इनका मेन मकसद था अपने बैटल पावर को हॉर्न करना, लेकिन इनका दूसरा मकसद भी था लू फेंग को लूटने का। लेकिन उन्होंने सिचुएशंस को भाप लिया होता, इसलिए वो लू फेंग के सामने बहाना बनाने लगते कि देखो हम लोग तो ऐसे ही देखने के लिए आए थे, आखिरकार हम आपसे बैटल क्यों ही कर सकते, आप तो इनविंसिबल रियल्म के बंदे हो ना। जिसके साथ वो भी यहाँ पे आए थे। अब यहाँ पे वो भी अपने बाबूजी कहते हैं कि इन सब की जैसी पर्सनालिटी है, ये लोग लूट जरूर लेते। जिसके साथ वहाँ पे 8 हेवनली हेल्थ कैंपेन में से एक बंदा नर्वसली कहता है कि तुम एब्सोल्युटली राइट हो बाबूजी, हम लोग तो यहाँ पे गॉड एम्पायर लू फेंग की लू फेंग की मदद करने के लिए आए हुए थे। अब इस मोमेंट पे यार वो सब समझ चुके थे। अब यहाँ पे दिखाया गया था कि ये सब अलग चक्कर चल रहा था, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आती है। इस मोमेंट पे लार्ज हिनवन सिटी के अंदर से एक डार्क होली वर्ल्ड में, जो कि सबसे पहला सिटी यहाँ पे एस्टैब्लिश था, वहां पे एक टावरिंग फिगर के एंशिएंट हॉल में एक बंदा खड़ा होकर ये सारे नजारे देख रहा था। अब लू फेंग कहाँ जा रहा था? लू फेंग जा रहा था लार्जेस्ट हिनवन सिटी में, और लू फेंग कहीं ना कहीं उसके करीब आ चुका था। और जितने भी ये पावर हाउसेस है ना, वो बहुत दूर तक देख सकते हैं, मतलब दुनियाओं के आर पार भी देख सकते हैं, इतनी इनके अंदर पावर्स मौजूद होती। इसी वजह से वहां पे टावरिंग एंशिएंट हॉल से एक बंदा खड़ा होकर ये सभी चीजें देख रहा होता है। वो भी लू फेंग के उस लोकेशन को सेंस करता है और साथ में वो लू फेंग की इस पावर को देखकर हैरान होता है कि यार इसने तो एक ट्रेजर आइटम से अपने मैसिव फिजिकल पावर्स को इतनी ज़्यादा इन्हांस कर दी है कि ये उस एरिया के लार्ज स्केल स्पेशल कोलैप्स को दे पा रहा है। इसकी स्ट्रेंथ तो ऑलरेडी पीक लेवल से भी आगे निकल चुकी है और ये डेफिनेटली एक इनविंसिबल रियल्म का एग्जिस्टेंस बन चुका है। इसकी करंट बॉडी तो एक अल्ट्रा लिमिट लेवल हिनवन हिंगाटी बीस्ट से भी काफी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। अब यहाँ पे हिनवन हिंगाटी बीस्ट वो परफेक्शन लेवल से कंपेरिजन नहीं की जा रही है, बल्कि एक अल्ट्रा लिमिट लेवल हिनवन हिंगाटी 20 से की जा रही है, जिसकी बॉडी सच में काफी ज्यादा बड़ी होती है और लू फेंग उससे भी ज्यादा बड़ी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा होता है। इसी के साथ वहां पे एक बंदा ही नहीं बल्कि एक और बंदी जो कि फेरे रेड रॉब्स में थी, वो भी लू फेंग को दूर से देख रही होती है और वो भी कहती है कि इसकी बॉडी तो ऑलरेडी बिना किसी केज वर्ल्ड के ब्रेक थ्रू किए ही इतनी बड़ी बन चुकी है। ये तो सच में काफी ज्यादा रेयर है। अब अगर ये सच में एक इनविंसिबल रियल्म का बंदा है तो हमें इस चीज को अपने लॉर्ड को जरूर रिपोर्ट करना होगा। यहाँ पे दो बंदे थे, एक तो एक लेडी होती और एक सिल्वर हेयर मैन होता है। ये कौन है ये तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं। अब लेडी भी अपने उस बंदे से कहती कि मैं भी एग्री करती हूँ, हमें भी लॉर्ड को इमीडिएटली बताना होगा। अब लॉर्ड कौन है? तो लॉर्ड एक और इनविंसिबल रियल्म का एग्जिस्टेंस हो सकता है इस डार्क होली रियल्म में, जिसकी हो सकता है कि आगे चल के लू फेंग से मतभेद भी हो, लेकिन इनविंसिबल रियल्म के बंदे कभी भी आपस में मतभेद करेंगे नहीं, वहां पे उनमें कंपटीशन होगा। हम देखते कि आगे क्या होने वाला है। लू फेंग जा रहा है वहां पे
पे ट्रेजर्स लेने के लिए। और सच में मैं कहूँ तो लूफेंग की पावर्स कुछ ज़्यादा ही जल्दी बढ़ चुकी है। वैसे भी ठीक है, जितनी जल्दी लूफेंग की पावर स्टेज वर्ल्ड से ट्रांसेंड करेगी उतनी ही जल्दी हमें बाहर की दुनियाओं के बारे में पता चलेगा और साथ में हमें ओवरलॉर्ड्स के भी बारे में और भी डीपली नॉलेज मिलेगी। हो सकता है कि आगे चलकर ओवरलॉर्ड्स न नाम हो, कुछ और नाम रख दिया जाए, क्योंकि यार ये दूसरे नोवेल्स की बात है, उसमें ओवरलॉर्ड कहा जाता है। तो हो सकता है कि कुछ भी हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।